आ रही आवाज? चेक कर लिया? ठीक है। तो कल आपको कुछ होमवर्क दिया था और खास करके आज हम लोग बात करना शुरू करना चाहते हैं संविधान के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो ये जो संविधान जो डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। कोशिश बहुत की है संविधान बनाने वालों ने कि हर चीज को लिखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं है। तो क्या करना पड़ता है कि उसका भाव निकालना पड़ता है, उसमें भाव देखा जाता है कि दरअसल संविधान चाहता क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, हम लोगों ने आखिर ये जो कानून दस्तावेज बनाया है, ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया है, वो देखना पड़ता है। क्योंकि यदि आप भाव नहीं निकालेंगे और केवल कहेंगे कि जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण दें हम कि किसी घर के बाहर ये लिखा हो कि आप जूते अंदर तक ला सकते हैं, अंदर तक आप जूते ला सकते हैं, बाहर खोलने की जरूरत नहीं है। कई बार लिखा होता है कि जूते यहाँ उतारें, मतलब जूते वहीं उतारने हैं, लेकिन किसी में नहीं लिखा होता है। और कई बार ये लिखा हो कि मान लिया जाए कि जूते आप अंदर तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर मत उतारिए। लेकिन उस घर के अंदर आप ले आए और घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटा कमरा है जो मंदिर बनाया हुआ है, अधिकांश घरों में बनाते हैं। तो वहां अंदर प्रवेश करते समय फिर जूता अलाउ नहीं होगा, जबकि वहां लिखा हुआ नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है, ये चीज अंडरस्टूड है कि आप जूते अंदर ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले आइए, क्योंकि लिखा हुआ है बाहर। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ये तो लिखा नहीं है कि मंदिर जो अंदर बना हुआ है वहां पे भी बाहर लिखना चाहिए कि इसके अंदर जूते नहीं ले जाए जा सकते। तो ये तो अंडरस्टूड है ना मामला, क्योंकि ये तो भाव है। तो यही भाव संविधान में से भी निकालना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी भी नहीं है, लेकिन वो संविधान बनाने का उद्देश्य है। संविधान बनाने का उद्देश्य ये है कि वैसा हो। आप कहोगे कि नहीं ऐसा करना जरूरी नहीं क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं। अरे भैया, वो तो एम है, उसको आप ये नहीं कर सकते। संविधान में नहीं लिखा है तो उसको आप लूप होल मत बनाइए, ऐसा मत बनाइए कि आपके लिए पतली गली मिल गई है निकलने के लिए, बल्कि वो तो संविधान का उद्देश्य है कि आपको संविधान में क्या करना है, संविधान के माध्यम से क्या करना है, ये तो उद्देश्य है। तो इसलिए संविधान का जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो दो हिस्से होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो होता है कि जो स्पष्ट होता है, मुखर होता है, जैसे राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम बोलते हैं हम लोग, राइट टू अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो तो लिखी हुई हैं, साफ साफ लिखी हुई हैं। दीज आर एक्सप्लिसिट राइट्स, क्योंकि मुखर हैं, स्पष्ट हैं, क्लियर हैं और दिख रहे हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए राइट टू लाइफ में कम से कम हमारा, अगर आप नोट्स देखोगे तो उसमें 25 से लेके 30 इम्प्लिसिट राइट दिए हुए हैं, अंतर्निहित। जो राइट टू लाइफ में अंतर्निहित है, वो राइट टू लाइफ को जब आप देखोगे तो नाम तो लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जीवन जीने का अधिकार, लेकिन एक शब्द और है, डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जब लिखा हुआ हो तो फिर उसके साथ गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिएंगे, उसके लिए जितनी भी तरीके अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। गरिमापूर्ण जीवन तब हो सकता है कि जब हमको खाना पर्याप्त मिलता हो,
गरिमापूर्ण जीवन तब हो सकता है कि तब हमारे लिए नौकरी हो, रोजगार की व्यवस्था हो, तभी तो गरिमापूर्ण जीवन होगा। किसी आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो उसकी गरिमा कैसे रखी जाएगी, उसको वो कैसे गरिमा रख पाएगा। तो राइट टू फूड हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, राइट टू प्रिवेसी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो, राइट टू इंफॉर्मेशन टू। क्यों है ये? क्योंकि ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो वो तो गरिमापूर्ण जिंदगी नहीं जी सकता। तो आपके राइट टू लाइफ का 21 का तो कोई मतलब नहीं है। सो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं जो कि 21 से जुड़े हुए हैं, ये सब इम्प्लिसिट राइट्स। तो संविधान में बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिट है जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन वो उसी के अंदर अंतर्निहित है। कई चीजें लिखी नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती, उनकी जरूरत ही नहीं लिखने की, क्योंकि वो मूल भाव है, सेंट्रल आइडिया है। तो हमारे संविधान का सेंट्रल आइडिया है वेलफेयरिस्टिक स्टेट, कल्याणकारी राज्य, कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा जो कल्याण, वेलफेयर करेगा, कल्याण के कार्यक्रम चलाएगा। वेलफेयर करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, कोऑपरेट करना। तो कोऑपरेशन, असिस्ट करना, वेलफेयर करना, तो गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, फैसिलिटेशन का काम करेगी, मदद करने का काम करेगी, सहयोगी के तौर पे काम करेगी, डिक्टेट करने का काम नहीं करेगी। ये एक भाव है, मूल भाव है, सेंट्रल आइडिया है। तो आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर लिखते समय आपको सेंट्रल आइडिया की तरफ ओरिएंट होना है, उससे दूर नहीं जाना है, बल्कि उधर अपने आप को, हर आंसर को, हर पॉइंट को आपको सेंट्रल आइडिया की तरह टिल्ट करना है आपको। तो आपका टिल्टेशन इधर होना चाहिए, उधर मूव नहीं करना, दूर नहीं जाना। एडाप्टिव रेडिएशन एक टर्म होती है, और एडाप्टिव डाइवर्स होना। एक तो रेडिएशन होता है और एक कन्वर्जेंस होता है। तो रेडिएशन में आप रेडिएट होते हैं, दूर जाते हैं, किरणों की तरह फैल जाते हैं, एक आइडिया से किरणों की तरह फैल जाते हैं। और एक होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया? आप एक सेंटर की तरफ फोकस करते हैं। तो संविधान के जितने भी क्रियाकलाप हैं, संविधान में दी हुई जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपको कल्याण की तरफ फोकस करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए सरकारों में बड़ा अंतर होता है। अलग अलग प्रकार की सरकारें आती है तो वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाती है। कुछ कार्यक्रम दिखावटी होते हैं, कुछ कार्यक्रम वाकई में कुछ भलाई करने वाले कार्यक्रम होते हैं। तो संविधान बनाने वालों ने भी कह दिया था कि संविधान तो हम बना रहे हैं तो ये चाकू की तरह है, इससे आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं और इससे सब्जी भी काट सकते हैं किचन में। इसका आप चाहे जो उपयोग कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने वालों पे डिपेंड करेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है। आप चाकू को भला बुरा भी कह सकते हो। एक व्यक्ति की किसी की हत्या कर दें तो पुलिस चाकू ढूंढ रही होती है कि हथियार कहाँ है जिससे हत्या हुई है। बोलते हैं ना कि वो चाहिए क्योंकि हमको कोर्ट में रखना पड़ेगा उसको, वो सबूत है, एविडेंस है। तो एविडेंस एक्ट के तहत उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना बदनाम भी हो सकता है वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विपमेंट बदनाम भी हो सकता है, जबकि वो बहुत काम की चीज है और वो आपके उपयोग की चीज है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप उपयोगी भी बना सकते हो और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो। चलाने वाले की नियत पर निर्भर करता है। ये केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट जैसा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को रखा है डिस्क्रिशनरी के साथ में। डिस्क्रिशनरी किसको दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि आप अपने विवेकाधिकार से उसका पैट्रोनाइजिंग करेंगे और आप संरक्षण देंगे किसको? संविधान को। कहीं गवर्नमेंट कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही है तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं।
अगर कोई ऐसा एक्ट बन गया तो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं आप। स्ट्राइक डाउन करने के लिए आपको अधिकार है। और अगर मान लिया जाए मीडिया में आप कहीं देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और कोई आपके पास अपील लेकर के नहीं आ रहा और कोई PIL भी नहीं लगा रहा, तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकते हैं, न्यायिक सक्रियता दिखा सकते हैं। तो आप न्यायिक सक्रियता दिखा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, राष्ट्रपति आपसे सलाह मांगे तब आप सलाह दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी एजेंसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका एग्जीक्यूशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो चेक करता रहता है। तो चेक एंड कंट्रोल, और उसको दिशा भी दे सकता है, उसको डायरेक्शन भी दे सकता है, गाइड भी कर सकता है कि इसका आपको उपयोग कैसे करना है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी चीजें जो अंतर्निहित है उसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करता है कि ये चीज तो इसी के अंदर इनहेरेंट है, ये तो इसका पार्ट है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अलग से बताने की जरूरत नहीं, ये तो करना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को आजीविका का अधिकार दोगे तो फिर एजुकेशन का अधिकार भी देना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो लाइवलीहुड कहां से आएगा, तो अंडरस्टूड है। अब एजुकेशन है और कोई गरीब व्यक्ति है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको फिर स्कॉलरशिप देना पड़ेगी, क्योंकि अगर वो समर्थ होता और पैसे वाला होता तो वो तो हासिल कर चुका होता, वो आपको अधिकार देने की जरूरत थोड़ी पड़ती, वो तो अपना उपयोग करता पैसे का और वो शिक्षा हासिल करता। इसका मतलब है कि उसको कहीं कहीं फीस में छूट देनी पड़ेगी, कहीं कहीं उसको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि वो रिमोट एरिया से आया है और कुछ इस प्रकार की बैकवर्ड कास्ट से है और एजुकेशनली और सोशली उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और बैकवर्ड है काफी, तो उसको फिर रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा, तो वो भी इम्प्लिसिट है। तो ये सारी चीजें इम्प्लिसिट, ये उसके अंदर अंतर्निहित है। अब क्या होता है कि हमारे स्वार्थ के साथ जब वो चीज टकराती है तो फिर हम जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार हमको लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत इन लोगों को नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत इसको नहीं है, ये फालतू दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब फिर आप देखते हैं कि जब खास करके रिजर्वेशन की बात आती है तो कल्याणकारी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा उलट जाता है। हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट है या जो सवर्ण है उसमें भी तो गरीब है, उसमें भी गरीब है। फिर देखते हैं कि कुछ जो दलित हैं उसमें भी कुछ लोग पैसे वाले। पर आपको कॉमन देखना पड़ेगा, इस तरह से देखना पड़ेगा कि अगर मान लिया जाए 100 लोग दलित हैं तो उसमें से पैसे वाले कितने, तो 5 मिलेंगे। बहुत ज्यादा करोगे तो 5 मिलेंगे, वैसे तो 1 या 2 ही मिलेंगे। अगर आप सर्वे करेंगे तो 1 या 2 मिलेंगे 100 पे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 मिल जाएंगे। ऐसे ही आप जब सवर्ण में जाओगे तो वहां पर आप जब 100 देखोगे तो गरीब कितने मिलेंगे, तो वही या तो 2 मिलेंगे या फिर 4 या 5 मिलेंगे। बात समझ में आई ना? तो वो अपवाद स्वरूप गरीब है वहां, या अपवाद स्वरूप अमीर है। बात समझ में आ रही है? अमीरी और गरीबी किस प्रकार की है? एक्सेप्शनली है, कॉमन नहीं है ये चीज कॉमन नहीं है। कॉमन होते ही तो आप वल्लभ भवन में चले जाओ, आप नेम प्लेट पढ़ते चले जाओ, ये सेक्रेटरी कौन है, ये कमिश्नर कौन है। आप चक्कर लगाओ ना कॉरिडोर में, 1 नंबर कमरे से लेकर आखिरी नंबर कमरे तक नेम प्लेट पढ़ो, आपको जो सरनेम मिलेंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर मैं बोलता हूँ कि रेलवे स्टेशन से लेकर के आप आशिमा मॉल तक की शॉप के नाम पढ़ लो, उनके ऑनर के नाम पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। मंडीदीप में जितनी इंडस्ट्री लगी है उन सबके ऑनर के नाम आप वेबसाइट पे देख लो, या इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री वाले, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री वाले, उस पर देख लो वो ऑनर कौन है, तो पता चलेगा कि 99% रिसोर्सेज जो हैं वो किसके हाथ में है। नौकरियां तो बहुत कम है, रेजोल्यूशन तो बहुत कम फील्ड में है, जो टोटल रिसोर्सेज है वो तो सबके सब जो है वो जिन हाथों में है
वो 95% रिसोर्सेज या 99% रिसोर्सेज केवल 10% लोगों के पास है। तो फिर आपका कल्याणकारी राज्य का दरअसल ओवरऑल देखना पड़ता है। इस तरह से बात नहीं होती है। आप एक्सेप्शनली चीजों को लेकर के संविधान को लागू नहीं करवा सकते। आप एक्सेप्शनली चीजों को लेकर के पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए सरकार जब कांग्रेस की आती है तब क्या करती है और बीजेपी की आती है तो क्या कर देते हैं, कई बार निराश होते हैं। कई लोग सवर्ण लोग बोलते हैं कि हमने तो वोट दिए थे कि ऐसा ऐसा तुम करोगे, तुम तो वही करने लगे, यही काम तो कांग्रेस भी करती थी। तो वहां पहुंच के क्यों नहीं कर पाते हैं वो लोग? वो वहां पहुंचने के बाद, मैंने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी है ना आपने, पंच परमेश्वर कहानी है ना वो प्रेमचंद की। तो पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है, पंचों के मुंह से, पंच के मुंह से कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है। दरअसल जो उस जगह पे पहुंच जाएगा वो उसके बाद वो जस्टिस करने लगेगा। बात समझ में आई ना? वो जस्टिस करने लगता है। आप चाहे कल्याणकारी राज्य के कितने भी विरोधी हों, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप वहां जाकर के कल्याण करने लग जाते। बात समझ में आई ना? आप खुद ही कल्याण करने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कल्याण करना, है ना। जैसे आप प्रसाद बांट रहे हैं तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की इच्छा होती है फिर आपकी, नहीं मेरे हाथ में प्रसाद का टोकरा है, अब मैं जो दूंगा वो एक एक किसी को दूंगा। किसी को, जब हम उधर होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमको दो मिल जाए या वो हमको दो दे दे। हम हो सकता है दोबारा लाइन में लग जाए, गड़बड़ भी करेंगे। लेकिन जब वहां हम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था बहुत पहले कि जब हम कॉलेज में नौकरी करते थे, खास करके प्रोफेसरों में ये जमात होती है, तो प्रोफेसर थे तब, एक वो जो था प्रोफेसर वो बड़ा लेट आता था। हम तो दूर से आते थे, 50 किलोमीटर दूर से आते थे, तो लेट हो ही जाते थे। तो 11 बजे का कॉलेज होता था तो हम 12 बजे तक पहुंचते थे। पर वो तो लोकल में ही रहता था, कॉलेज के बगल में ही उसका घर था, तो वो तो बल्कि 11 बजे आ ही सकता था क्योंकि 11 बजे कॉलेज शुरू होता था। और वो 1:30 बजे आता था और वो हमको सिखाता था कि देखो है ना, तुम जल्दी ना आया करो, मुझे भी डांट पड़ती है, जल्दी ना आया करो, ये तुम बहुत जल्दी आ जाता। मैंने कहा भाई बस आ जाती है हमारी और 12 बजे जो है वो छोड़ देती है, तो आना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे, तुम तो घर पे सोए रहते हो, हम कहाँ जाएंगे भाई? बस से उतरे सीधा कॉलेज आएंगे, तो हमको तो आना पड़ेगा। दूसरी बस हमारी फिर 3 बजे तक पहुंचती है, वो फिर बहुत लेट कर देगी, फिर तो जाने का समय हो जाता है 4-5 बजे तक। तो ये नहीं होगा, हम लोग 12 बजे आएंगे। अब क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल जो है वो उसकी डेथ हो गई और उसी को प्रिंसिपल बनना पड़ा। चार्ज उसके पास आ गया जो 1:30 बजे आता था और वो 10:30 बजे आ जाता था और हमको बोलता था कि ये तुम मिस्टर 1 घंटा लेट आते हो, ये चलेगा नहीं। हमने कहा कमाल है, मतलब बात समझ में आ रही ना। तो ये होता है कि जब आप उस पद पे पहुंच जाते हो, जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, तो फिर आप सबसे, इसलिए बेईमान आदमी में ईमानदार साथी चाहता है ना। गुड लिखा है ना इन पीछे, यहाँ एक कोटेशन लिखा होगा गुरुजी का कि बेईमान आदमी भी ईमानदार साथी चाहता है। खास करके मूवीज में आपने देखा होगा कि जो विलेन होता है वो थोड़ी सी भी बदमाशी पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई भी थोड़ी सी भी गद्दारी, जबकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, सोसाइटी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ गद्दारी कर रहा है, वो पूरा गद्दार है, उसका नाम ही गद्दार है, यानी कि विलेन। हम उसको हिंदी में उसको गद्दार बोलते हैं कि फिल्म में गद्दार कौन है, बोले ये है अमजद खान है, ये है वो है, तो उसको गद्दार बोला जाता है। यानी कि गद्दारी उसके उसमें, और बल्कि जो जितना बड़ा गद्दार उतना बड़ा विलेन, लेकिन उसके साथ कोई कुछ चालाकी करके बताया जरा, वो तुरंत शूट कर देता, खत्म, और सबको सबक देता है कि मेरे साथ ये नहीं चलेगा। बात समझ में आई ना? तो ये होता है। तो अब आप जो जाएंगे, आप इंप्लीमेंट करने वाले लोग होंगे, आप एग्जीक्यूट करने वाले लोग होंगे, तो आप उस पंच वाली जगह पे पहुंचने वाले लोग हो। इसलिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मायने बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना हुई है उसको वाकई में शक्ल आप देंगे। पॉलिटिशियन भी उतना नहीं देता, कौन देते हैं? ब्यूरोक्रेट्स देते हैं। इसलिए आपको उसके सेंट्रल आइडिया को समझना बहुत जरूरी होता है, और बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपको वहां पर ये सब काम करने।
क्योंकि हर जगह पे लिखा है कि आप जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, धर्म के आधार पर नहीं करोगे, लिंग के आधार पर नहीं करोगे। इसलिए तालिबान को पहली बार जब सत्ता इस रूप में 21वीं सदी में इस रूप में जब वो आया, पहले तो करता था वो बात अलग थी, उस समय इतना मीडिया भी नहीं था, ये भी नहीं था। अब उसको पता है आज के ज़माने में इंटरनेट बंद नहीं कर सकते हैं, आज के ज़माने में कैमरा बहुत है, क्योंकि मोबाइल सारा, जब पहले उसने 96 से 2001 जो सत्ता हासिल की थी, उस समय तो लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं थे, है ना, एक आध दो गिने चुने काबुल में 15-20 मोबाइल होंगे, लेकिन आज तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अच्छा, सब आदमियों के मोबाइल ढूंढ के पकड़ लेंगे, ऑफलाइन भी कर दोगे चलो आप, लेकिन उनके कैमरा तो चल ही रहे हैं, तो शूट तो कुछ भी कर सकते हैं। तो तालिबान अपनी इमेज के डर से पहले ही दिन बयान क्या देता है कि सबको सब अधिकार होंगे, पर शरिया के तहत होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो। तो ये सब नौबत क्यों आ रही, यानी भाई पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है। यानी तालिबान जैसा क्रूर जो संगठन है वो एक उदार छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है कि हम लिबरल हैं, मतलब आप जैसा हमको समझ रहे हो कि हम राक्षसी हैं, मतलब ऐसा नहीं है। हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे पास भी बीवी बच्चे हैं, हम लोगों के पास भी जिम्मेदारी, हम भी सोसाइटी को समझते हैं, हम भी आप ही के बीच के हैं। कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही ना? तो फिर जब ऐसा संगठन जो इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो क्रूर है, आतंकवादी है, जब उसको ऐसा मजबूर, तो हमारी विरासत तो और जबरदस्त है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी जो है वो किस रूप में रही है, और हम तो डेमोक्रेसी को हमने स्वीकार किया है, तो फिर हमको तो डेमोक्रेट होकर दिखाना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को तो और ज्यादा अच्छे से उसको वेलफेयरिस्टिक स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है। अफगानिस्तान में चाहे ताजिक हो, चाहे हजारा हो, चाहे अफगान हो, पख्तून हो, किर्गिज हो, है ना, कोई भी हो, 4-5 तरह के गुट हैं। उसमें केवल हजारा जो हैं वो थोड़े से शिया टाइप हैं और लिबरल है, बाकी अधिकांश सुन्नी है, खास करके पख्तून है, 90% तो वही है। तालिबान में भी 90% वही लोग हैं, पख्तून है, पठान है, तो वो सुन्नी है और वो कट्टर भी है, लेकिन हैं सभी मुसलमान, सभी मस्जिद बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो आप काबुल की जो, या आप कहें कि अफगानिस्तान की जो डाइवर्सिटी देखोगे तो वो उतनी डाइवर्स नहीं है, कम से कम धर्म के मामले में वो उतने डाइवर्स नहीं, और जो वेशभूषा है उसमें देखेंगे तो वो उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन भारत की डाइवर्सिटी देखोगे, खान पान की, भारत की डाइवर्सिटी देखोगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे सब कुछ बदल जाएगा। भारत तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो हम लोग तो कभी भी उतने कट्टर तो कभी हो ही नहीं सकेंगे। तो हमारे जो सेंट्रल आइडिया है, अगर उससे हम विचलन करेंगे, उससे डेविएट होंगे कहीं पे भी, थोड़े से भी, तो हो सकता है कि हमको कोलैप्स होना पड़े, हमारी हालत खराब हो जाए। क्योंकि हम जो इंटीग्रेट हुए हैं वो बड़े अलग तरीके से इंटीग्रेट हुए हैं, हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग तरीके से आया। हमारी इंटीग्रिटी जो है वो अफगानिस्तान की तरह भी नहीं है और यूएस की तरह भी नहीं है। कल मैं 13 कॉलोनीज की बात कर रहा था आपके सामने, यूएस की। यूनाइटेड स्टेट बना है वो एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो अलग तरह की स्थिति है, सर्कमस्टांशियल है। ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ा। और अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अमेरिका को इतनी जल्दी क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जाने की। बाइडेन को जल्दी थी, ट्रंप को और ज्यादा जल्दी थी। बाइडेन ने उसी को पूरा किया, ट्रंप के एग्रीमेंट को। लेकिन कई समझदार लोग बोल रहे हैं थोड़े दिन और रुक जाते तो शायद गवर्नमेंट और अच्छे से हो जाती। तो हमने भी 1 साल तक माउंटबेटन को रोक के रखा था 47 में कि आप जा तो रहे हैं, हम लोग सोवरिन भी हो गए हैं, संप्रभु भी हैं। संप्रभु का मतलब भी ये है कि इंटरनली जो है हम लोग पावरफुल है, और एक्सटर्नल किसी पावर से हम लोग पावर नहीं लेते। एक्सटर्नल पावर जो है हमारे ऊपर काम नहीं करती, यानी कि बाहर की कोई ताकत नहीं है जो भारत में किसी डिसीजन को प्रभावित कर सके। हमारे डिसीजन हम ही लेंगे, बाहर की किसी ताकत का संदेश हम नहीं लेंगे। जबकि 47 से पहले कौन था, वहां की जो क्वीन थी उनके नाम की शपथ लेंगे। देखा जाए तो हमारा जनगण मन अधिनायक जय है, ये भी किसके नाम पे लिए लिखा गया था? ब्रिटेन को लॉर्ड माना गया था। ब्रिटेन के जितने भी वॉयसराय होते थे उनको हम लॉर्ड बोलते थे। लॉर्ड मतलब एक तरह से भगवान ही बोलते।
बोलते हैं ना, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। बाकी अगर आप श्रद्धा के हिसाब से देखेंगे तो केवल लॉर्ड माउंटबेटन जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लॉर्ड कहा जा सकता है फिर भी। बाकी तो कोई भी व्यक्ति में जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप कह सकते हैं महिलाओं के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा का अंत किया तो उनको भी लॉर्ड कहा जा सकता है। अधिकांश लोग तो विलेन थे तो उनको हम लॉर्ड कैसे कह सकते हैं? हमारे दृष्टिकोण से तो वो विलेन थे, लेकिन वो वायसराय थे और वो प्रतिनिधि थे रॉयल फैमिली के, रॉयल के। तो हमारे यहाँ जो है वो ब्रिटिश सत्ता थी और सोवरेंटी भी उसी के थ्रू थी, संप्रभुता उसी के पास थी। लेकिन 47 में हमने तय किया कि सोवरेंटी किसके पास होगी, इसलिए लिखते हैं ना हम, भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी एक तरह का सोवरीन कंट्री मानते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानते हैं, बोलते हैं ना। तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये मानते हैं कि संविधान में हमने ये स्वीकार कर लिया कि यही एक्सेप्टेंस है ना कि हम लोग बाहर की किसी ताकत को ताकत नहीं मानते। हमारी ताकत हमारे पास है, हमारी जनता में, हमारे लोग जो हैं वो हमारी ताकत है। बाहर की कोई ताकत हमारे ऊपर नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी माउंटबेटन को हमने, लेकिन वायसराय नाम नहीं दिया उसको, हमने क्या दिया? गवर्नर जनरल। तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल की जब बात आती है तो वो आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल की बात आती है तो हम सी राजगोपालाचारी को लेते हैं। बाद में हमने 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक के लिए, 48 से लेकर 50 तक के लिए हमने सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना लिया। लेकिन उनको वायसराय नहीं कहा। वायसराय कह देते तो फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रहते ना आप, बात समझ में? क्या बोलेंगे उसको? गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए वो। और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हो गए? माउंटबेटन हो गए। तो उनको भी तो आप 48 तक रोक के रखे। उनको भी बर्मा जल्दी जाना था और उधर पूरा म्यांमार और वो सब करना था, तो वो भाग खड़े हुए। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? कश्मीर बहुत अच्छे से हो सकता था, जूनागढ़ बहुत अच्छे से हो सकता था, हैदराबाद वाला और बहुत अच्छा। उसकी जल्दीबाजी के कारण हम लोगों को इतनी सारी दिक्कत आई। अभी तक हम लोग झेल रहे थे 370 और वो सब। तो ये जल्दीबाजी क्यों? जो बाइडेन जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे अभी अफगानिस्तान में, ऐसी जल्दीबाजी तो वही तो दिखा रहा था माउंटबेटन। कई लोग उसको इमेच्योर कह रहे थे, भाई इतने बड़े आदमी होकर के, इतने अच्छा आदमी होकर के तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तो ये जो रेड क्लिफ है यही ठीक ठाक ढंग से बता देते। रेड क्लिफ तो पहले से आ गई थी लाइन, और 15 अगस्त की रात में ही बताने की जरूरत क्या है, या उसी दिन बताने की जरूरत क्या है? थोड़ा पहले से बता देते। मूवी देखी कि नहीं आपने? 1857 पार्टीशन देखिएगा, मूवी देखिएगा 1857 पार्टीशन, तो आपको समझ में आएगा कि रेड क्लिफ बताने मात्र से जो है लाखों का जिनोसाइड हो गया एक तरह से। कितने लोग मारे गए दुनिया के इतिहास में? सबसे ज्यादा 50 लाख के आसपास लोग मारे गए पार्टीशन में। जिसी को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात कर रहे थे मोदी जी, विभाजन विभीषिका दिवस। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ा रहा था, उसमें ये लिखा था कि बुरी चीजों को और भूलना चाहिए, बल्कि यहाँ और मनाने की बात कर रहे हैं। और बल्कि वो नेहरू का और मोदी का, द हिंदू ने एक आर्टिकल लिखा था, कौन थे पता नहीं मुझे, किसी ने आर्टिकल लिखा था कि नेहरू भी अगर ऐसे ही अगर गालियां देते रहते 1947 में, नेहरू के सामने तो भला बुरा कहने के लिए बहुत कुछ था। नेहरू तो जनता को पहली बार लाल किले पे आते 15 अगस्त 1947 को और कहते, देखिए हम कितने दुख भरे माहौल से निकल करके आए, हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हुआ, अंग्रेजों ने हम सबको खूब लूटा है। तो बताओ कौन असहमत होता अंग्रेजों से? यानी अगर नेहरू 1 घंटे का भाषण देते और पूरे 55 मिनट अगर गालियां देते अंग्रेजों को, तो जनता कुछ दोष थोड़ी देते नेहरू को। वो तो बोले बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन नेहरू ने ये नहीं कहा। नेहरू ने जो 1947 में भाषण दिया और उसके बाद भाषण दिया, उन्होंने यही कहा कि एक नया सूर्योदय हुआ है और हम आगे जाएंगे। उन्होंने आगे का विजन रखा। हमने ये कमीशन बनाया है, हमने ये किया है, हम ये स्टेशन बना रहे हैं, हम इस स्थिति में ये करने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाले हैं, इस फील्ड में ये करेंगे, उस फील्ड में ये करेंगे, सीमाओं को इस तरह सुरक्षित रखेंगे, विदेश नीति के मामले में ये करेंगे,
देश को संगठित करेंगे, देश को इस रूप में करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमारे वल्लभ भाई पटेल जो है पूरे देश को एक करने में लगे हुए हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो ऐसा होगा, वैसा होगा। फ्यूचर 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 फ्यूचर, पास्ट जीरो था, क्योंकि पास्ट में तो गाली देने के लिए गालियों के सिवाय क्या था। अब उन्होंने कंपेयर किया मोदी जी से कि 2014 में तो पास्ट में काफी पास्ट को, अब फ्यूचर की बात करो ना। पास्ट तो फिर भी आपको अच्छा मिला, नेहरू को तो और बेकार मिला था, लूटा पिटा देश मिला था। आपको गाली देने की कहां जरूरत आ रही है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं ठीक करूंगा, ये खराब हो गया, वो अब मैं ठीक करूंगा। अरे हरित क्रांति हुई ना, एक समय में 67 से पहले हम लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, भूखों मरते थे लोग, अकाल पड़ते थे। मोदी जी के आने के पहले 3 गुना बफर स्टॉक है ना। नहीं 3 साल तक 4 साल तक भी अगर फसल नहीं होती तो भारत का व्यक्ति कोई भी भूखा नहीं मर सकता। इतना अनाज हमारे पास है ना, तो इसका मतलब हरित क्रांति हुई है। इतने तमाम उद्योग हैं, कितने सारे महारत्न है, नवरत्न है। खुद भोपाल का कितना बड़ा हिस्सा BHEL है, कितने लोग BHEL में। आप भोपाल के किसी भी तीसरे चौथे आदमी को हाथ लगाओ, उसका परिवार का कोई व्यक्ति BHEL में काम करता है। यानी कितने लोगों को उस समय में एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। तो आप देखिए ना कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में सड़कों की क्रांति हो चुकी है, 12मासी सड़कें गांव में पहुंच चुकी है, 99% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो जो देश 2014 में मिला उसमें संचार क्रांति कंप्लीट हो चुकी है, सड़क क्रांति कंप्लीट हो चुकी है। देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। दुग्ध उत्पादन में हम दुनिया में पहले दूसरे स्थान पे शिफ्ट करते रहते हैं। मिल्क में, इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है अब ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को और ठीक करने की जरूरत है, करप्शन को और कम करने की जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम काफी गांव-गांव में बैंकिंग हो चुका है, निजीकरण काफी हो चुका है। निजी क्षेत्र के लोग जो है काफी, देखा जाए तो अडानी अंबानी और टाटा और बिरला और ये सब जो है, ये कोई अभी थोड़ी बन रहे हैं, तो पहले से बने हुए थे। सिर्फ ये है कि अभी उनको ठेके ज्यादा मिल रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिल रहे हैं, तो पहले से बने हुए हैं। तो ऐसे ढेरों चीजें हैं जो, तो अब आपको इसमें जोड़ना है, एडिशन करना है। आप आए, आपके पास नया विजन है तो आप नया कर दीजिए। पिताजी ने मकान बना रखा है तो उसको रेनोवेट कर दीजिए। जमीन ले रखी है, केवल प्लॉट ले रखा है तो उसके ऊपर कुछ बना दीजिए। सिंगल अगर फ्लोर है या ऐसा सिंगल स्टोरी है तो आप उसको 3-4 स्टोरी बना लीजिए। आपको लगता है आगे दुकान निकालने, तो उसका दरवाजा वगैरह तोड़ के और उसको आगे दुकान निकाल दीजिए। बात समझ में आई ना। तो आपके पास तो रेनोवेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी चीजें है ना। आपको क्या दिक्कत है, आप उसको कीजिए, यही काम है। आप तो वो बहुत अच्छा वो था उनका कंपैरिजन कि एक जगह जो है, अगर यही घंटों कोसने वाली बात अगर वो करते तो हम आज यहाँ पहुंच पाते। और उनके पास तो एक्सक्यूज देने के लिए बहुत सारे कारण थे, क्योंकि देश वाकई में ही आजाद हुआ था और पूरी दुनिया कह रही थी कि आप नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया हंसी उड़ा रही थी उस समय। अमेरिका ने कहा था, यूके ने कहा था, यूरोप के कंट्रीज कह रहे थे भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है। उन लोगों से, और इतने अनपढ़ हैं कि उनसे आप वोट ही नहीं दिलवा सकते। और 51-52 में आपने चुनाव करवा दिए। नेहरू तो डिक्टेटर बन सकते थे, उनसे तो कोई भी नहीं कहता कि इतनी जल्दी। वो तो वोटिंग टाल सकते थे कि अभी देश के लोगों को लोकतंत्र सिखाना पड़ेगा, देश के लोगों को वोट देना आता नहीं, अभी चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं 8-10 साल। वो तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अगले साल चुनाव कराया, संविधान बनने के अगले साल। सड़क पे कोई आदमी काम कर रहा था, उसको पता ही नहीं था कि सरकार क्या होती है, वोट क्या होता है, मताधिकार क्या होता है, संविधान क्या होता है, कुछ नहीं पता। उसको कहा, दादा नाम क्या है तुम्हारा, पिता का नाम बताओ, उम्र क्या है। बोले क्यों लिख रहे हो? अरे इस तारीख को वोट पड़ेंगे, तुमको वोट देना है, हम निर्वाचक नामावली बना रहे, उस दिन वोट देना आ जाना। मतलब अरे तुम अपनी सरकार चुनोगे भाई, तुम्हारा सांसद जाएगा। और उसके लिए आश्चर्य था कि उसको ये दे क्यों रहा है, और उसको जबरदस्ती आप सिखा रहे हो कि नहीं नहीं तुमको देना है। और जो लोग चुनाव हार गए उनको मंत्री बना दिया बाद में, तुम काम के आदमी हो, कांग्रेस में नहीं थे इसलिए हार गए, कांग्रेस में होते तो जीत जाते, हम तुमको टिकट देते। बोले नहीं हमारी आपसे विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन तुम काम के आदमी, हमारे इसमें कैबिनेट में आ जाओ। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, विरोधियों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि जबरदस्ती राष्ट्र का निर्माण करना था।
पहली बार राष्ट्र बनाना था। मैंने आपको बताया था हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि वो कैसे चंदा मांगने जाते थे। दिल्ली में निकलते थे ना कार लेके, तो पीछे की खिड़की खुली रखते थे, और दिल्ली में जब निकलते थे तो लोग रुपए पैसे की पोटलियां गहने सब पोटलियों में बांध के कार में फेंक देते थे। और जब कार फुल हो जाती थी तब वो अपने वित्त विभाग के लोगों को बोलते थे कि इनको सबको गिनो और ये सरकारी खजाने में जमा करो और इससे फिर नौकरियां बनाओ, इससे लोगों को भर्ती करो, इससे ऑफिस जनरेट करो। खुद का मकान भी नेशनलाइज कर दिया था और 3 मूर्ति भवन में रहते थे। अधिकांश लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है खपा दी थी। गायत्री परिवार जब बना था तो गुरुजी ने अपना खेत बेचा, अपना मकान बेचा, पत्नी के गहने बेचे और गायत्री परिवार बना दिया। पहली बार जो निर्माण करता है उसको खपना पड़ता है, अपना खुद का भी लगाना पड़ता है। उनके पिता तो उत्तर भारत के सबसे रईस आदमी थे, वो चाहते तो और ज्यादा रईस हो सकते थे, लेकिन बल्कि अपनी रईसी छोड़ करके और खपाया उस व्यक्ति ने। तो राष्ट्र निर्माताओं को समझने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्र का निर्माण जो है बेसिक नींव बाहर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं होगा। बाहर बहुत गंदा माहौल है, बाहर आपको जो सिखाया जा रहा है उसमें कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, उससे आप समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। संविधान निर्माताओं को देखिए, संविधान निर्माता कैसे लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, वो चाहते क्या थे, कैसे इस देश को बनाना चाहते थे। अगर वो इस तरह के प्रपंच जो इन दिनों में चलते हैं और ऐसी अगर राजनीति करते तो राष्ट्र कहाँ जाता। इस तरह से झगड़ते, इस तरह से दूसरे के ऊपर दोष डालते या इस तरह से केवल कोसते रहते, तो उनके पास तो कोसते रहने के लिए एक शानदार इतिहास था, बुरा इतिहास था ना, तो उसको तो कोसा जा सकता था और जनता भी समर्थन करती, हाँ हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता में भी निराशा आती, जनता में भी निराशा आती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। राष्ट्र का निर्माण जो जिन लोगों ने किया है उनका चारित्र जो था वो जेलों में बना था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिया था, अधिकांश लोग जेल गए थे, वही सब संविधान सभा में थे। कोई न कोई कभी न कभी जेल गया है, अंग्रेजों के अत्याचारों को उन्होंने सहा है उसमें। उन्हीं लोगों ने फिर उस स्वतंत्र संघर्ष की जबरदस्त ऊर्जा थी, वो काम कर रही थी संविधान निर्माण में। हमारा संविधान निर्माण 1946 में शुरू हुआ, उसमें स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा कहां से आई? संविधान की स्वतंत्रता संघर्ष से आई। फ्रीडम स्ट्रगल के सिद्धांत, उनके आदर्श, सत्याग्रह जैसी चीज का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान, अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था और इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं कि गांधी इरविन समझौते में, ऐसे आप लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेज देखे होंगे, देखे ना, तो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो वो आपको समझना चाहिए कि गांधी के आदर्शों को क्यों फॉलो किया गया है संविधान में। संविधान में गांधी के आदर्शों को इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसा की बात करते थे। हालांकि अंत में 42 में आकर के उनको गुस्सा आने लगा था, उन्होंने कहा था कि अरे भाई तुम चले जाओ यार, भगवान के लिए चले जाओ, हमारी एनार्किज्म भी होगा तो चलेगा, अराजकता आ जाएगी तो हम झेल लेंगे, हम आपस में लड़कट मरेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन तुम अब भगवान के लिए तुम चले जाओ, प्लीज अब छोड़ दो, अब हमसे नहीं रहा जाता, अब हम तुम्हारी गुलामी सहन नहीं कर सकते। ये नौबत आई गई थी गांधी में, मतलब एक तरह से खींच गए थे, परेशान हो गए थे, है ना। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत रखा था वो सिद्धांत, सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हिटलर को सपोर्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरह से जर्मनी से सहायता मांगने गए थे, हिटलर से सहायता मांगने गए थे। अब हिटलर वो व्यक्ति था जो होलोकॉस्ट करता है, उसको लगता है कि हमारी जो नस्ल है वो श्रेष्ठ है, इस नस्ल में जो फिट नहीं बैठता उसको मर जाना चाहिए। तो उसने ज्यूज को, कितने ज्यूज को मार डाला, होलोकॉस्ट कर दिया, गैस चैम्बर में लाखों लोगों को मार डाला। तो हत्यारा था, वो हिंसा करता था, गांधी को सूट नहीं करता था, गांधी को सूट नहीं करता था। सुभाष चंद्र बोस ये की मान्यता ये थी कि गांधी बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम लोगों को ये मौका बहुत अच्छा है दुश्मन को दबोचने का, दुश्मन को दबोचने का मौका बहुत अच्छा है। इस समय में मौके का फायदा उठाना चाहिए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्योंकि अंग्रेजों का दुश्मन अभी हिटलर है
और जर्मनी है, तो हम हिटलर का उपयोग करें। लेकिन गांधी की मान्यता ऐसी थी कि यदि आप हिटलर की सहायता से अगर आजाद होते हो तो इस देश के जो नागरिक होंगे फ्यूचर में वो हिटलर को आदर्श मानेंगे और वो हिंसा करने में कतई नहीं कतराएंगे। और हिटलर के जो टूल्स हैं और तरीके हैं वो बहुत गंदे हैं, और यदि उसको आपने अनजाने में भी आदर्श बना दिया, आज अफगानिस्तान भारत को आदर्श मानता है, वहां के नागरिक भारत को आदर्श मानते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, उससे उनको गर्व होता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आजादी में भी मदद करते हैं। बांग्लादेश को गर्व होता है क्योंकि हमने उसकी आजादी में मदद की, तो बांग्लादेश को गर्व होता है कि हम उनके सहयोगी हैं। तो जो भी देश किसी देश की आजादी में मदद करता है वो उसको आदर्श मानने लगता है। तो कभी जर्मनी को आदर्श मानने लगे भारत के लोग। चोरी चोरा के समय में भी यही हुआ। गांधी जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि वो जो तुमने पुलिस थाना फूंक दिया, मैंने कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन करना, असहयोग आंदोलन के समय में शांतिपूर्ण नारे लगा सकते हो, जुलूस लगा सकते हो, अंग्रेजों का विरोध करो। अब तुमने जाके एक थाने को फूंक दिया। अब वो जो पुलिसकर्मी 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी मर गए उसमें, वो तो दरअसल अंग्रेज नहीं थे ना, वो तो भारतीय थे, अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती हुए थे। अब उनके घर पे तो मातम होगा और फिर कहेंगे कि ये सारा इन सब का। देखो ओसामा बिन लादेन अमेरिका पे बम डालने नहीं गया था, या उसने विमान लेकर के WTC में नहीं घुसा था। वो 9/11 जो हुआ था वो किसने किया था? अलकायदा के लोगों ने किया था। लेकिन अलकायदा का चीफ कौन था? एक तरह से ओसामा बिन लादेन। तो अमेरिका ने ढूंढ के किसको मारा? ओसामा बिन लादेन को मारा, और प्रमुख आतंकवादी भी उसी को माना, क्योंकि वो उसका संगठन है। उसने आंदोलन की शुरुआत की और उसकी वजह से उसके आदेश पे वो हुआ। तो गांधी के आदेश पे, गांधी की इच्छा से, गांधी के संकल्प की वजह से असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उसके किसी व्यक्ति ने यदि हिंसा की है तो गांधी उसको नैतिक रूप से अपना उत्तरदायित्व मानते थे। गांधी को नैतिक रूप से लगता था कि मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लोग अगर अंग्रेज ऐसी दशा में छोड़ के चले जाते हैं, और पूरे देश में इस मानसिकता के लोग कि अगर किसी थाने में पुलिस वाले हैं तो हम उसका दरवाजा लगा देंगे और उसको फिर आग लगा देंगे, इस मानसिकता के लोग यदि किसी दिन आजाद हो गए और अंग्रेज चले गए तो फिर तो पूरे देश में इसी मानसिकता के लोग भरे पड़े होंगे। तो ये तो देश आपस में लड़ भिड़ के मर जाएगा और सब एक दूसरे को आग लगा रहे होंगे। बात समझ में आई ना? तो ये तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस देश के नागरिकों में एक अनुशासन होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, और सच पे चलने की हिम्मत होना चाहिए, चाहे सर कट जाए, लेकिन सच का साथ देने की हिम्मत होनी चाहिए। अब आ गया होगा समझ में आपको कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के जो आदर्श हैं, पहला वाला जो मूल कर्तव्य यही है कि हम स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को संजोए रखेंगे। पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए। अब आपके हृदय में क्या संजोए रखोगे? व्हाट्सएप वाला तो कुछ गाली दे रहा गांधी को तो आप तो गलत संजो के रखे हुए, तो मूल कर्तव्य आपका गड़बड़ हो गया, पहला वाला फंडामेंटल ड्यूटी गड़बड़ हो गया। तो संविधान जो है आप जो पढ़ते हो वो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हो। आप पढ़ते हो लक्ष्मीकांत को और आपको लगता है एक एक लाइन हम इस तरह से पढ़ें। संविधान का सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा आपको, इंटरनल चीज देखनी पड़ेगी। बहुत काम की चीज है, गजब का डॉक्यूमेंट है। उसमें साफ साफ कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको समझने के लिए ये नजर चाहिए। तो गांधी ने क्यों साथ नहीं दिया था? तो फिर भगत सिंह नाराज हो गए, क्योंकि भगत सिंह तो बचपन से गांधी को देखते थे, साउथ अफ्रीका की घटनाएं सुनते थे, असहयोग आंदोलन। अरे ये तो तुमने तो ले लिया वापस आंदोलन, ये क्या तरीका हुआ? बहुत दुखी हुआ भगत सिंह भी, बचपन था उनका, लेकिन बहुत दुखी हुए बचपन में वो। क्या आंदोलन इतना अच्छा खासा चल रहा था, पुलिसकर्मी मार दिए तो मार दिए, वो अंग्रेजों के साथ क्यों थे? वो बात अंग्रेजों को मारने की नहीं है, बात हिंसा की है, बात हिंसा की। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो किताब लिखी है मांसाहार के ऊपर, उसमें यह है कि आप किसी जानवर को मारते हो तो फिर किसी दिन आप इंसान को भी मार सकते हो। जानवर के टुकड़े करते समय आपको दया नहीं आती तो किसी दिन हो सकता है कि इंसान को भी पका के खा रहे हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अभी मेरे को कुछ लोग मिले
जो मांसाहारी हैं तो वो, मैं उनको बोलता हूँ तो बोलते हैं यार हम मार नहीं सकते जानवर, हम मार्केट में खा लेते हैं, मतलब पका हुआ खा लेते हैं। लेकिन ये है कि मुझे कोई कहे कि मतलब तुम मतलब इसी मुर्गे को या इसको तुम मारो, मतलब उसमें से खून निकलेगा, वो चिल्लाएगा, मतलब मैं मार नहीं सकता। मैंने कहा इतनी दया है तुम्हारे अंदर, इतनी ममता है, मतलब कमाल है। हाँ, चलो ठीक है, कम से कम इतना तो है कि हम मार नहीं सकते। इसका मतलब मानवता बरकरार है उसकी, पर उसको खा कैसे सकते हो, क्योंकि वो तो भून जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट कच्चा वाला भी नहीं रहता, वो भी नहीं, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो हमको टेस्ट आता है, हम खा लेते हैं उसको। हमने कहा ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। लेकिन खैर ठीक है, बहुत सारे मार नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग तो मार रहे हैं। तो यही है कि जब आप दूसरे को मार रहे हो और आपको वो नहीं, तो किसी दिन आपका घर वाला ही आपका विरोधी हुआ तो आप उसकी भी हत्या कर सकते हो। आपने देखा था ना, वो एक चबूतरा बना के सोता था भोपाल में। हाँ, वो लड़की जो उससे मिलने आती थी, उसने उसी को मार दिया और उसी का चबूतरा बना दिया, और रोज सो भी रहा था, जबकि हम तो डरते हैं। हाँ, पेरेंट्स को भी मार के आया था। हाँ हाँ, पेरेंट्स को भी मार, वो आदत नहीं हो गया था। तो कितना मतलब उसके लिए ये सब कॉमन चीज थी, और आप और हम सोच भी नहीं सकते। जो नहीं सोच सकता वो नहीं सोच सकता, लेकिन जिसको मारने की आदत हो गई उसको फिर वो श्रृंखला चलती है। इसलिए आप बोलते हो कि क्या बोलते हैं उसको, किलर, सीरियल किलर। हाँ, सीरियल किलर बोलते हैं हम लोग। तो अगर इस तरह से भीड़ को, किसी को किल करने की आजादी मिल गई या आदत पड़ गई, तो गांधी ने भारत की वो आदत छुड़ाई है किल करने वाली। बात समझ में आई है? ये है गांधी का आदर्श। कोई कहे कि गांधी का सीधा देना, बोलना गांधी ने इस देश को हत्यारे लोगों से बचाया और खुद की हत्या हुई उनकी। इसका मतलब कितनी भयंकर आदत थी हमारे देश में हत्या करने की। गांधी हत्या करने से बचाता है इस देश को, ये आदर्श सिखाता है, मर करके भी सिखाता है। उसकी समाधि भी सिखाती है कि हत्यारों से बचना चाहिए, हत्या करने से आपको बचना चाहिए, हिंसा करने से आपको बचना चाहिए। इसलिए गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन, उसको आप इस तरह से नहीं देख सकते गांधी ने किया क्या। वो बहुत सिंपल हो जाएगा। मारना बहुत आसान है, मारना बहुत आसान है। गांधी, सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाते, उनको फांसी हो जाती, अगर पकड़े जाते तो। भगत सिंह पकड़े गए तो उनको फांसी हो गई। तो अंग्रेजों के लिए जो ऐसे उदंड टाइप के हैं, या जो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, जिनको गुस्सा आ जाता है और जो मरने मारने पे उतार हो जाए, अंग्रेजों के लिए उनको डील करना बहुत आसान है। अंग्रेजों के लिए बहुत आसान होता है ऐसे व्यक्ति को डील करना। पुलिस वालों के लिए बहुत आसान होता है। अभी जो हमारे यहाँ पुलिस वाले हैं, वो ऐसे किसी व्यक्ति को डील करना बहुत आसान होता है जो हिंसक हो जाता है। हथियार ले आता, हथियार वाला एक्ट लग जाता है उसके ऊपर, अंदर ज्यादा कोई उठा पटक करता है, तरह तरह की धाराएं लगा देते हैं अंदर। लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लग जाए, अभी भी गांधीगिरी करने लग जाए कोई, तो पुलिस वालों को डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस वाले उसको पीटने जाता है, वो फूल दिखाता है। तो जनता जो है उसको सपोर्ट करती है, भाई ये कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसको आजकल गांधीगिरी बोलते हैं, सत्याग्रह नहीं बोलते, उसको गांधीगिरी बोलते हैं। लेकिन वो उसमें बहुत दम है, उसमें दुनिया भर का आकर्षण बन जाते हैं आप लोग। जैसे गांधी ने मुट्ठी उठा करके, एक नमक मुट्ठी उठा करके खड़ा कर दिया, हाथ मुट्ठी उठा करके हाथ खड़ा कर दिया नमक का, तो दुनिया के कई देशों में आया कि ये हेडलाइन बनी है। अमेरिका के अखबारों में, यूरोप के कई देशों के अखबारों में हेडलाइन बनी कि आज गांधी ने नमक बनाया। तो लोग बोलने लगे भाई फिर पढ़ो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गांधी क्या करते रहते, मतलब एक मुट्ठी नमक अगर आपने समुद्र में से उठा लिया तो इसमें कौन सा पहाड़ उठा लिया, और इसमें कौन सी समस्या, और इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती। बोले नहीं नहीं, भारत में नमक आप बना नहीं सकते, यानी नमक कोई घर पे जो है बड़ा, अंग्रेज बड़ा टैक्स लगाते हैं, अंग्रेजों के गोदामों से ही खरीदा जा सकता है। थोक व्यापारी खरीदते थे अंग्रेजों के गोदामों से और टैक्स देके खरीदते थे। तो क्या आम जनता अपने भोजन में नमक नहीं मिला सकती है? नहीं मिला सकती, बिना टैक्स के नहीं मिला। तो नमक तो बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे जानवरों की और उनकी मांस और हड्डियां और जो समुद्र में जो तमाम प्रकार का कचरा है, वही तो है नमक, उसी का खारापन है। वो समुद्र बहा के लाता है और नमक के खेत बन जाते हैं और उसमें से लोग, तो ये तो निःशुल्क होना चाहिए। तो हवा पानी की तरह है, जैसे हवा का कोई टैक्स नहीं हो सकता, पानी का कोई टैक्स नहीं हो सकता, तो नमक भी समुद्र का बाय प्रोडक्ट है एक तरह से।
समुद्र की लहरें आती हैं, वो सूख जाती हैं तो वो नमक बन जाता है, तो उसको कोई उठा ले तो उसमें टैक्स की क्या जरूरत है? तो मतलब ये अंग्रेज इतने बेकार हैं कि जो फ्री की चीज है, जो प्रकृति हमें दे रही है, उसमें उत्पादन जैसा कुछ नहीं है, उसके लिए मतलब तुम टैक्स लोगे। गांधी ने सही किया है। अब आगे समझ में? तो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में जब ये चीजें छपी तो लोगों ने सपोर्ट किया, भारत को सपोर्ट मिला, और अंग्रेजों की क्रूरता सबके सामने आई कि अंग्रेज कितने क्रूर हैं, कितने बदमाश हैं, कि वो ऐसी चीजों पे भी टैक्स ले रहे हैं जिनमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब तुम मनुष्य की मजबूरियों का कितना फायदा उठाओगे? अगर उसको स्वाद के लिए नमक चाहिए खाने में, क्योंकि गांधी तो खुद नमक नहीं खाते थे देखा जाए तो देश के लोगों के लिए बात अधिकार की थी। गांधी बल्कि प्रवचन देते थे, वो प्रवचनों में बोलते थे कि नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन बात यहाँ उस नुकसान और फायदे की नहीं थी, स्वास्थ्य के नुकसान की बात नहीं थी, बात अधिकारों की थी कि नमक जैसे फ्री चीज को हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बात समझ में आई ना? और उसके लिए हम तुम्हारी परमिशन क्यों लें? तो हमारे देश की धरती पर समुद्र ने पैदा किया है और इसको तो हम वहां से उठा ही सकते हैं, उसके लिए तुमसे परमिशन क्यों? और ये सस्ता रहेगा, 1 पैसा 2 पैसा, 1 आना 2 आना, ऐसे में बहुत सारा नमक मिल जाया करेगा। इतना महंगा नमक क्यों? जो बिरसा की कहानी में मैं आपको बताता था कि बिरसा अपनी माँ को कहता था कि माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो 2 बोरी नमक लाऊंगा। हमारे यहाँ होता है ना, हम बड़े हो जाएंगे तो कलेक्टर बनेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो ये बनेंगे। वहां अपनी माँ से वो क्या बोलता था, क्योंकि वो केवल त्योहार पे नमक खाते थे, त्योहार पे, जो त्योहार होता था वो चूंकि ईसाई बन गया था तो क्रिसमस पे खाते थे, या फिर हिंदू लोग जो है वो दिवाली पे नमक खाते थे केवल। हाँ, नमक तो था लेकिन वहां से ला नहीं सकते, महंगा बहुत पड़ता। टैक्स चुकाना जो है वो किसी के बस की बात नहीं थी, गरीब आदमी नहीं दे सकता था। अमीर लोगों का शौक था नमक खाना, और रोज नमक जो है बहुत ही करोड़पति टाइप, अंबानी टाइप लोग जो उस समय रहे होंगे वो रोज नमक खाते होंगे, बाकी लोग एक टाइम खाते होंगे खाने में, यानी नमक कम से कम डालो। गांधी ने वो परंपरा तोड़ी थी। कई बार कई दांडी यात्रा को आप लोग पढ़ते हो तब ये इस तरह से इमेजिन करते हो, इस तरह से सोचते हो। कई लोग बोलते हैं दांडी यात्रा, गांधी ने ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलकर के यात्रा की थी दांडी तक और वहां जाकर के नमक बनाया। अरे नमक बनाना सत्ता को हिला देने के बराबर था, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती थी, पूरी दुनिया की हेडलाइन थी। अब समझ रहे हैं ना? तो ये था सत्याग्रह। फिर लाठी पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कांग्रेस के जितने भी उस समय में जो भी पदाधिकारी थे और जो कार्यकर्ता थे उन सबको कहा आप अपने अपने जगह पर जाकर के नमक के गोदाम खुलवाओ, जहां जहां नमक रखा है वो सब जनता में फ्री बांटो। तो पूरे देश में आंदोलन हुआ और जितने भी कांग्रेस के लोग थे वो सब सिर्फ नमक के पीछे पड़े थे और उन्होंने नमक जो है फ्री करवाया था। कई लोग जेल गए क्योंकि उनको गोदाम खोलने नहीं दिया गया, ताला नहीं तोड़ने दिया गया गोदाम का। अंग्रेजों के गोदाम थे, कुछ भारतीय व्यापारियों के थे जो अंग्रेजों से खरीदा हुआ था, उनका था कि नहीं नमक फ्री में होना चाहिए। और जब नमक कर समाप्त हुआ गांधी इरविन समझौते में आप लोग देखते हो, और नमक पर से टैक्स एक तरह से खत्म हुआ। तो नमक को आजाद कराया, भारत को आजाद कराने से पहले नमक को आजाद कराया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कोई लेक्चर देता भी नहीं है, इस तरह से कोई समझाता भी नहीं है। तो यहीं से निकलेंगे आदर्श, सत्याग्रह की ताकत, अहिंसा की ताकत। और उन्होंने कहा था देखो संघर्ष करना, लाठी खाना, गोली चलाए तो गोली खा लेना, लेकिन पलट के जवाब मत देना, पलट करके लाठी मत मारना, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इसलिए गांधी से डरते थे। बड़े बड़े क्रांतिकारियों से क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि क्रांतिकारियों को डील करना बहुत आसान होता है, आतंकवादियों को डील करना बहुत आसान होता है। कश्मीर में जैसे ही कोई युवा हथियार उठाता है, हमारे सुरक्षा बल जो है उसको शूट कर देते हैं। न्यूज में आता है 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं है अभी। लेकिन अगर वो गांधी का प्रयोग करें तो आज तक किया नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो थोड़ा सा हिंसक होते हैं और वो इतना आसानी से गांधी के प्रयोगों को करेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लिया जाए वो धरने पे बैठ जाए इस तरह से गांधीवादी तरीके से, और हम उनको उठा नहीं पाए और पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलने लग जाए और दुनिया भर के अखबार उनके फेवर में भरे पड़े हों, तो भारत की हालत खराब हो जाएगी। उनको वो तरीके पता नहीं है, पता है लेकिन वो लोग उनसे सहमत नहीं।
इसलिए उनको लगता है कि नक्सलवादियों का जो तरीका है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, भगत सिंह का तरीका है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, वही तरीका उनका तरीका है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए जब आप एनसीईआरटी की किताब में झांकते हो तो आप बोलते हैं ना सशस्त्र आतंकवाद, भारत का सशस्त्र आतंकवाद लिखते हैं। तो हमारे लिए तो वो कौन है? शहीद है। हमारे लिए तो वो क्रांतिकारी, हम लिखते हैं क्रांतिकारी, वो बोलते हैं क्रांतिकारी आतंकवाद। यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पूछ लिया तो बवाल मच गया कि मतलब आतंकवादी लिखोगे भगत सिंह को? तो भगत सिंह को तो अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी हुआ, अंग्रेजों के लिए तो वो क्रांतिकारी नहीं होगा। उसके लिए तो आया कि भाई तुम गांधी भी तो हम गांधी को भी तो देखते हैं, गांधी आंदोलन करते हैं, हम काम कुछ बोलते हैं, वो वायसराय के साथ डील करते हैं, फिर देखा जाए तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी वाजिब मांगे होती है, उनको मानते हैं। इतने समय से संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस की साथ डिबेट होती है, हमारी मुद्दों पर डिबेट होती है। आपके कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट टाइप जो उस समय में उन्होंने जो विधानमंडल बनाया था उसमें आ गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें आ गए थे, तो उनके साथ हम डील कर रहे हैं। स्वराज पार्टी के लोगों के साथ कर रहे हैं, हम आपसे ऑफर मांग रहे हैं। हमने बोला है, अभी साइमन कमीशन लेकर के आए थे, आपसे नेहरू रिपोर्ट बनवा के मंगवाई थी, आपसे हम लोग अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लंदन में, आइए बैठिए, आपको कौन से अधिकार चाहिए, आपके लिए संविधान बनाने वाले हैं, आइए बैठिए, बात करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? जब देखो तो बंदूक लेके आ जाते हो। तो हम भी यही बोलते हैं ना कि आपको चाहिए तो हमारे साथ डील करो, बात करो, आओ बैठो, बात करो। आतंकवाद की भाषा हम नहीं सुनेंगे, गोली हम नहीं सुनेंगे, गोली नहीं चलनी चाहिए, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो आतंकवाद तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाता। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, मोदी जी बोलते हैं ना कि गुड और बैड टेररिज्म नहीं चलेगा, कि हमारा वाला अच्छा और तुम्हारा वाला बुरा। टेररिज्म टेररिज्म होता है बस। तो मोदी जी खुद बोलते हैं कि गुड तालिबान, बैड तालिबान नहीं चलेगा, कि कुछ लोगों के लिए वो गुड तालिबान है क्योंकि वो केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, वो अंग्रेजों को नहीं भगा रहा, वो अमेरिकन को भगा रहा है। और वो बोल रहे हैं, कई लोगों ने कहा अमेरिका से आज़ादी दिलाई है अफगानिस्तान को, किसने? तालिबान ने। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, उनका स्वागत हो रहा है एक तरह से कई जगह पे। लेकिन जिन अफगानों ने 20 साल स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया और वो कट्टर मुस्लिम वातावरण में फिर से नहीं जाना चाहते, तो बहुत खतरनाक है, वो बहुत स्टीरियोटाइप का होगा और उसमें बहुत खून खराबा है और बहुत डर है, खास करके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए और जो बिजनेस करना चाहते हैं और जो मनोरंजन करना चाहते हैं और जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो एक खुला अफगानिस्तान देखते हैं जिसमें डर के साए में नहीं रहना चाहते। तो आप समझ रहे हैं ना, कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो गांधी इस रास्ते पे क्यों चले थे? बात समझ में आ रही थी, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और ये यूनिवर्सल मोड है और ऑल टाइम है। इसके लिए ऐसा नहीं कि गांधी के समय में ही सूट करती है ये वाली चीजें, आप किसी भी समय में ये चीज कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि इसमें सामने वाले को मजबूर होना पड़ता है आपकी बात को मानने के लिए, आपको आपकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मर्ट को मजबूर होना पड़ गया था। जनरल स्मर्ट कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि भारत का जो वायसराय था वो गांधी के फेवर में टेलीग्राम भेज रहा था। लंदन के जितने भी अखबारों में था वो गांधी के बारे में छपता था, बोले वाजिब तो मांगे। गांधी बोल रहे थे, बोले भारत में जब हम आपकी प्रजा हैं, लंदन में जब मैं बैरिस्ट्री कर रहा था तब हम आपकी प्रजा थे और हम फुटपाथ पे भी चलते थे, ट्रेन में भी घूमते थे, हम ये भी करते थे, हम वो भी करते थे। तो मैं ही तो वो व्यक्ति हूँ जो लंदन में आपके यहाँ सड़कों पे घूमता हूँ, आपके यहाँ एजुकेशन लेता हूँ, आपके साथ उठता बैठता हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, होटल में रुकता हूँ। भारत में भी मैं वही व्यक्ति हूँ, इंडियन हूँ। और आप सत्ता जो है वहाँ पे भी अंग्रेजों की सत्ता है, जैसे कि लंदन में, वहाँ पे भी मैं उठता बैठता हूँ, फुटपाथ पे चलता हूँ, वहाँ का वायसराय हमको सड़क पे पीटता नहीं है। ऐसा क्या है दक्षिण अफ्रीका में कि अगर मैं फुटपाथ पे चलने लगूँ तो केवल गोरे लोग चलेंगे और मुझे अगर वकालत करने की छूट नहीं मिलेगी, मुझे इस तरह से होटल में कमरा नहीं मिलेगा, मुझे फर्स्ट क्लास में सीट नहीं मिलेगी। मैं पे कर रहा हूँ ना, मैं पे कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास की जो टिकट होती है उसका जितना पेमेंट होता है मैं दे रहा हूँ आपको, फ्री में तो नहीं चल रहा है। तो फिर आप मुझे फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं लेते? तो वाजिब क्वेश्चन थे,
और वाजिब क्वेश्चन के लिए सत्याग्रह था, धमकी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम आंदोलन करेंगे, हम जितने भी भारतीय हैं उन सबसे चंदा करेंगे, उन सबके सिग्नेचर लेंगे और ये लेटर हम फिर लंदन भेजेंगे, महारानी को भेजेंगे, क्वीन को भेजेंगे। और ये सारे लेटर, इतने लोगों के सिग्नेचर, लाखों लोगों के सिग्नेचर होंगे, हजारों लोगों के सिग्नेचर होंगे, और ये लेटर हम प्रिवी काउंसिल में भेजेंगे, ये लेटर हम भारत के वायसराय को भेजेंगे और हम वहां की पार्लियामेंट में भेजेंगे। ब्रिटेन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग, वहां के जो सांसद हैं, इन लेटर्स को देखेंगे कि हमारी मांगे जो हैं वो वाजिब हैं कि नहीं। तो जनरल स्मिथ के ऊपर 1915 आते आते इतना प्रेशर आ गया कि जनरल स्मिथ को सारे कानून रद्द करने पड़े जो भारतीयों के खिलाफ थे। गांधी की चीज समझ में आ रही ना, गांधी ने भारत में केवल रिपीट किया था। मैं आपको स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों में ही ले जा रहा हूं ताकि हमारे संविधान की भूमिका आप समझ सकें, क्योंकि बिना इसके ना आप संविधान की भूमिका समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बन गया, ऐसे ही नहीं बना है, उसके पीछे बहुत सारे आइडियल्स, उसकी पृष्ठभूमि बहुत शानदार है। क्योंकि जो लोग संविधान सभा में बैठे थे संविधान बनाने के लिए, वो सब गांधी से प्रभावित थे, उन सबको बापू कहते थे और पिता तुल्य देखते थे और उनके प्रति श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जिससे गांधी की आत्मा को कष्ट पहुंचे। उसमें गांधीवादी सिद्धांत का भरपूर आपको दर्शन मिलेगा। गांधी दर्शन छिपा पड़ा है, पूरी गांधीयन फिलोसॉफी दिखाई पड़ती है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया समझ? तो उसके लिए पहले आपको वहां समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श वो क्यों, और थोड़ी भ्रांतियां भी मिटानी पड़ेंगी कि भगत सिंह के रास्ते और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते इस तरह के क्यों थे। वो ठीक है कि हम उनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि अंग्रेज उनसे भी परेशान हुए होंगे, अंग्रेजों को थोड़ा टेंशन उनसे भी आया होगा, लेकिन उतना टेंशन उनसे नहीं आ सकता क्योंकि उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। क्लास में कोई बदतमीज बच्चा अगर पिस्टल लेके आ जाए तो उसको कॉलेज से निकालना बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर देना बहुत आसान होता है। अगर कोई किसी का किडनैप कर ले और ऐसे गन लगा दे और प्रिंसिपल कॉलेज का अगर पुलिस वालों को फोन करे तो पुलिस वाले उसको उड़ा सकते हैं। बात समझ में आई ना, क्योंकि वो हिंसा का सहारा ले रहा है, बहुत आसान होता है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी मांग को मनवाने के लिए कुछ नहीं तो ऊपर ही चढ़ गया कॉलेज की बिल्डिंग पे ही, तो उसकी फिर सारी मांगे, भैया तेरे को क्या चाहिए? बोले मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। बोले दे दी जाएगी, आ जाओ नीचे इतना ही। मतलब वो क्या है, वो एक तरह का सत्याग्रह है, मतलब एक तरह का वो धमकी तो है, लेकिन वो हम किसी को मार नहीं रहे ना, हम तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे। तो गांधी भूखों मारने लगते थे, उपवास करने लगते थे, और जैसे जैसे मरने के दिन नजदीक आने लगते थे अंग्रेजों की हालत खराब होने लगती थी। अगर ये मर गया समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरे दिन न्यूज़पेपर सब लिखेंगे कि एक भले आदमी को मार दिया तुमने, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अरे भाई बात ही तो माननी थी उसकी, वो जिंदा होता आज तो गांधी जो है वो इस तरह से मजबूर कर देते थे, चाहे वो उपवास करते थे। इसीलिए तो आमरण अनशन जो अन्ना हजारे करते थे, अब वो अन्ना हजारे जो है उससे मनमोहन सिंह तो पिघल गए, लेकिन मोदी के सामने करके बताया, उनको मालूम है मोदी मानते नहीं है, मैं वैसे ही मर जाऊंगा क्योंकि किसान लोग इतने समय से बैठे हैं, वो मानते ही नहीं है। तो अन्ना अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मर भी जाए तो वो ये नहीं मानने वाले ना। वो आदमी भी देखा जाता है कौन मान लेगा और कौन नहीं मान लेगा। लेकिन गांधी आदमी नहीं देखते थे, गांधी दुर्दांत के सामने भी अड़ जाते थे, कितना भी खतरनाक हो, क्योंकि गांधी भी खतरनाक तरह के उपवास वाले आदमी थे, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। बात समझ में आई ना? इसलिए उपवास का सहारा लेते थे। सत्याग्रह, इसको नाम दिया उनका सत्याग्रह। सत्य के प्रति इतना जबरदस्त आग्रह कि मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। सत्य के प्रति आग्रह, यानी हम मांग रहे हैं वो सच है, और उसके प्रति जो हमारा आग्रह है वो इतना जबरदस्त है कि हमारे मरने से भी वो आग्रह खत्म होने वाला नहीं है। आगे समझ? इसलिए सत्याग्रह कहने में बहुत मामूली लगता है। अब क्या है कि भगत सिंह का फोटो जो है वो ऐसा रहता है, चंद्रशेखर आजाद का ऐसा रहता है, गन टंगी हुई, तो उन लोगों को लगता है कि ये दिला सकते हैं। तो गांधी तो मतलब वो तो ऐसा, ये कैसे दिला सकता था? तो लोग बोलते हैं ना, कई सारे मैंने कोटेशन पढ़ा है, वो कहीं कोटेशन तो क्या है वो व्हाट्सएप पे कि क्यों बोलते हो कि चरखे से आज़ादी आई थी, ये आया था, वो तो उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। मतलब अब आप समझ सकते हो कि किससे डरेंगे? हाँ, किससे डरेंगे? अगर मान लिया जाए
आप किसी पिकनिक पे जाना चाहते हैं और पिता मना करे, और ऐसे में मान लिया जाए 4-5 बार वो पहले भी मना कर चुके हैं, और आप उनकी हत्या की योजना बनाए, या घर का कोई व्यक्ति हो उसके हत्या की योजना बनाए, तो आपको घर से निकालना या आपकी हत्या करना या आपके साथ संबंध खत्म करना कितना आसान हो जाएगा बताओ। और अगर आप खाना खाना बंद कर दें और कमरे में बंद हो जाए 24 घंटे के लिए, तो पिकनिक पक्की हो जाएगी कि नहीं? पिकनिक पक्की हो जाती है। तो वही सत्याग्रह है, बात समझ में ना। हिंसा का सहारा लेने से आपको फिर सब आ जाएंगे ना, फूफा जी, मौसा जी, ये वो अंकल, इन्होंने जहर मिलाया खाने में। मेरे एक परिचित है जिनके दोनों बेटों ने उनकी हत्या की योजना बनाई थी, तो वो मूड खराब हो गया उनका, मतलब परिवार से चले भी गए, दूर चले गए। उनके दोनों बेटे, एक 10वीं में था, एक 12वीं में था, दोनों बात कर रहे थे कि पापा को कैसे जहर दिया जाए, मतलब इस लेवल की नौबत थी। अब जो भी, पिताजी की भी कुछ गड़बड़ होगी, जो भी होगा ऐसा इशू है। लेकिन वो फिर घर छोड़ के चले गए, और मतलब वो बहुत उनके लिए बहुत खतरनाक दिन था। वो रात भर सोया नहीं वो आदमी, क्योंकि खुद के बेटे जो हैं वो दोनों लड़के वो ऐसी योजना बना रहे हैं। तो बहुत पर ऐसे इस तरह से जो मैं बता रहा था कि हिंसा यदि कोई करता है, मान लीजिए कोई पिता के सामने हाथ उठा दे, उनको जो है बहस करते करते उनको चांटा मार दे या उनको कुछ कर दे, तो बहुत अच्छे से डील करना आता है लोगों को फिर, ठीक है ना। रिश्तेदारों को भी बहुत अच्छे से डील करना आता है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि अगर कोई भूखा रह ले तो फिर पड़ोसी और रिश्तेदार फिर आ जाते हैं, कमाल है इसका, पिकनिक ही तो जा रहा है, कौन सा वहाँ, वो तुमसे क्या ले लेगा, मतलब समझाने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है छोटे उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो तरीके होते हैं, इन तरीकों में कौन सा तरीका पावरफुल है और प्रभावी है ना। और अभी भी किसी व्यक्ति को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ठीक है, तो सफलता प्राप्त करने का यही तरीका होता है। और कश्मीर वालों को सफलता नहीं मिली, उसका कारण है कि वो इन तरीकों में, सॉफ्ट तरीकों में विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि यही एक तरीके हैं, तो उसका नुकसान भी उनको हुआ, उनको कुछ मिला नहीं, बल्कि वो सब मर्ज हो गया और खत्म हो गया, और आज वो खुद ही विलेन बने हुए हैं। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल खुला है। तो यहाँ से स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श शुरू होते हैं कि हमने जो स्वतंत्रता पाई है वो आंदोलनों से पाई है, सत्याग्रह से पाई है, अहिंसा से पाई है, और लोगों का दिल जीत करके पाई है, ठीक है ना। और हमने बहुत आसानी से जहाँ सफलता मिल रही थी, 39 में ऐसा लग रहा था, 40 में, कि ब्रिटिश फंसे हुए हैं और जर्मन के लोग और ये जो लोग हैं ये बहुत जल्दी ब्रिटेन को मात दे देंगे। लेकिन हमने जो है उस मजबूरी का फायदा नहीं, गांधी ने कहा मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, अभी दुश्मन परेशान है, हिटलर से लड़ने में लगा हुआ। हिटलर का परास्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिटलर जैसी विचारधारा अगर बची रह गई दुनिया में, तो मेरे को केवल भारत को ही आजाद नहीं कराना है, मुझे दुनिया को भी हिटलर से बचाना है। क्योंकि हिटलर कहीं दुनिया का आदर्श बन गया तो पूरी दुनिया में जो है वैसे भी आतंक मचा रहेगा, दुनिया वैसे भी भारत के काम की नहीं रहेगी, तो दुनिया भी भारत के काम की होनी चाहिए ना, भारत की आजादी के साथ साथ। तो इसलिए ऐसे समय में अंग्रेजों को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज इनसे लाख गुना अच्छे हैं हिटलर से, क्योंकि कम से कम ये होलोकॉस्ट नहीं करते, ये डरते हैं। अंग्रेज कम से कम 1935 का संविधान बना चुके थे, तब तक अंग्रेज यहाँ के लोगों को अधिकार देने लगे थे, अंग्रेज चुनाव करवा चुके थे, वयस्क मताधिकार अंग्रेज देने को तैयार हो गए थे, और दिया था उन्होंने। यहाँ तक कि महिलाओं को वोटिंग का राइट दे दिया था भारत में 1919 में। इसका मतलब है कि अंग्रेज उससे लाख गुना अच्छा है। वो तो कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन करता है, और उसका तो कोई नियम कानून भी नहीं है, और वो तो केवल नस्ल की बात करता है, तो एथनिसिटी की बात करता है। उसने तो एक स्केल भी रखा था कि इस हाइट से नीचे के अगर लोग हैं तो उन सबकी गर्दन काट दो। मिनिमम इतनी हाइट तो किसी भी राष्ट्र के नागरिक की होनी चाहिए तो उसके अंदर तो नस्लवाद और उसको लेकर के कितना भयंकर चीजें थी, कितना जहर भरा पड़ा था। अब ऐसा व्यक्ति, सनकी टाइप का व्यक्ति, मुसोलिनी को तो लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, वो भी ठीक इसी प्रकार का था। फांसीवाद, नाजीवाद पढ़िएगा थोड़ा सा, कभी इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। इन सब का प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ। क्यों प्रभाव पड़ा है? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी जस्ट हुआ था 45 में, होलोकॉस्ट अभी अभी हुआ था। तो लोग समझते थे कि अधिकारों की क्या वैल्यू है, अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है, नागरिकों की स्वतंत्रताएं कितनी इंपॉर्टेंट है, और शासक कैसा होना चाहिए, और डेमोक्रेसी कितनी वो होनी चाहिए। अगर डिक्टेटरशिप होगी तो फिर मुसोलिनी को जब लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा तो हिटलर समझ गया था कि मेरा अंत जो है वो इसी प्रकार का होने वाला है।
तो कोई भी एडोल्फ हिटलर वो नाम ही नहीं रखता जर्मनी में। हिटलर नाम लेना पसंद भी नहीं करते जर्मनी के लोग, जबकि उसने नेशनलिज्म का पाठ पढ़ा है। पहली बार नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद वही लेके आया था पूरी दुनिया में। राष्ट्रवाद ये यूरोप का ही कंसेप्ट, और राष्ट्रवादी बात करना, राष्ट्र मेरा राष्ट्र सर्वोपरि, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे ऊपर, मैं सबका गुरु, मैं मास्टर, मैं सुप्रीम, ये जो चीजें है ना, ये सबसे गड़बड़ चीज है। हम सब वाला भाव होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए भी हम सब वाला भाव होना चाहिए। मैं सबसे ऊपर है और हम विश्व गुरु बनेंगे और हम फलाना बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ही निर्देशन करेंगे और हमारे गाइडेंस में ये होगा, ये बकवास चीज है। कोई किसी के गाइडेंस में नहीं होगा, सब मिलके रहेंगे, कोऑपरेशन से रहेंगे, सहयोग से रहेंगे। तुम सुप्रीम कैसे होगे? नहीं, हमारी नस सबसे बेस्ट, हमारा धर्म सबसे ऊपर, यही तो कट्टरता है। कट्टरता यही है, इसी को कट्टरता कहते हैं। अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपनी नस्ल को सर्वश्रेष्ठ बताना, आपकी जो हाइट है उसी को सबसे अच्छी हाइट बताना, अपना कलर जो है उसी को सबसे बेस्ट बताना कि यही कलर सुप्रीम है और यही कलर रहेगा, बाकी कलर सब बेकार हैं। हमारा जो ज्ञान है, हम जो पढ़ते हैं वो सही है, बाकी सबका खराब है। हमारे जो विचार हैं वो सही हैं, बाकी सबके खराब हैं। तो विरोधी विचारधाराओं को भी उतना ही एक्सेप्ट करना, सभी नस्लों को एक्सेप्ट करना, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो जब उसको लगा हिटलर को कि ये स्थिति, तो उसने सुसाइड कर लिया कि नहीं तो लोग दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। तो ये सब घटनाएं 44-45 में हुई और हम 46 में संविधान सभा लेके बैठे थे। तो इन घटनाओं का प्रभाव तो हमारे संविधान पे पड़ेगा ना। तो आपको समझ में आ रहा है हमारे संविधान सभा पे किस किस का प्रभाव पड़ा होगा? स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों का प्रभाव पड़ा है, गांधी का प्रभाव पड़ा। हिंसक के तरीकों को अपनाने वालों का प्रभाव हमारे संविधान पे नहीं है, ध्यान रखें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हिंसक तरीके अपनाने वालों का कोई भी प्रभाव हमारे उस पर नहीं है। इसलिए अंबेडकर को आप देखोगे तो उन्होंने हिंसक तरीकों में कभी विश्वास नहीं किया, वो हिंसक तरीकों को कभी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इसलिए वो गांधी को भी जो समझौता करते हैं पूना पैक्ट, वो पूना पैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी के तरीके ठीक है। गांधी का तरीका अगर ये वाला नहीं होता और गांधी का तरीका यदि हिंसक होता तो अंबेडकर भी अड़ जाते, फिर पूना पैक्ट नहीं होता, तो फिर केवल पाकिस्तान थोड़ी बनता, फिर एक आध दलितों का भी देश बनता। क्योंकि पूना पैक्ट तो यही था कि हम अलग देश नहीं बनाएंगे, एक तरह से मतलब हिंदू माने जाएंगे हम। तो हिंदू मानने के लिए, नहीं तो अंबेडकर ने कहा ही था कि हम तो हिंदू नहीं है, तो हम मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, हमारे साथ छुआछूत होती है, विवाह तो होता नहीं है, खाना भी साथ नहीं खा सकते, और जो हिंदू होने के लिए मंदिर जाना तो जरूरी है क्योंकि भगवान को ही तो मानते हैं, और मंदिर में हम घुस नहीं सकते। तो गांधी ने फिर सारा जो अपना समय है 1932 से बाद का जितना भी समय है वो सारा का सारा हरिजनों के लिए लगाया। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर निकाला और दलितों को नाम दिया हरिजन, यानी आप तो भगवान के सीधे सीधे आदमी हो, मतलब बाकी लोग तो बहुत बाद में आते हैं, आप तो डायरेक्ट हो, है ना, और आप सब हिंदू हो। तो केवल उनको हिंदू बनाए रखने के लिए गांधी ने पूरी एनर्जी लगा दी। मंदिर प्रवेश आंदोलन, तालाबों में पानी भरवाने के लिए आंदोलन, तो भीड़ लेके जाते थे। अंबेडकर को भी कहा आप भी करिए इसके बारे में काम, और हम भी करते हैं, हम मिलजुल करके सोसाइटी को एक करने की कोशिश करते हैं। अभी भी जो आरएसएस प्रमुख हैं वो कोशिश करते हैं कि नहीं हम सब सामाजिक समरस हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, यही चीज वो बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी घटनाएं आती है अत्याचार की, और तरह तरह के कानून होते हुए भी आप देखते हो कि अभी भी छुटपुट घटना है। कल भी अपने मध्य प्रदेश की खबर आप लोगों ने देखा होगा कि उस आदिवासी को जो है वो घसीट करके, दरअसल वो जो वहाँ जो गुर्जर है ना, उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो उनमें वो एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि ये सब लोग जो है बहुत नीचे हैं और इनको हम पीट सकते हैं। तो वो थोड़ी सी हिंसक टाइप की जाती है, गुर्जर और बंजारा और ये जो होते हैं ना, इस टाइप के जो पशुपालक समाज के जो लोग होते हैं, खास करके जो पशुओं को चराते हैं और पशुओं का दूध निकालते हैं उसको बेचते हैं, या फिर दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ये देखा जाए तो खुद पिछड़ी जाति में आते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सवर्ण समाज है या जो पवित्रता में बहुत विश्वास रखती है या कहती है कि, कई बार ये मांसाहारी भी हैं, 90% लोग मांसाहारी हैं, खुद जो है अपवित्र तरीके इस्तेमाल करते हैं, खुद अपवित्र तरीके से रहते भी हैं। तो इनमें वो शुद्धता की भावना की वजह से अनटचेबिलिटी नहीं है, दो तरह से होती है। एक जाति अहंकार की वजह से अनटचेबिलिटी,
और कुछ लोगों की भावना होती है कि नहीं आप साफ सुथरे नहीं, और हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हमको चूंकि भगवान के पास जाना होता है इसलिए हम अभी अभी नहाए हैं, और हम चंदन लगाते हैं, खुशबू आती रहती है, और पानी भी हम वहाँ जो यूज करते हैं वो तुलसी वाला और चंदन वाला, तो उसमें से भी खुशबू आती रहती है। और हम अभी भी स्नान करके साफ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहन करके आए हैं, कई बार नए कपड़े भी होते हैं। और हम बिल्कुल चूंकि मंदिर के अंदर तक जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तुम अभी नाली साफ करके आए हो, शौचालय साफ करके आए हो, या मरे हुए जानवर का चमड़ा छील करके आए हो, तुम में से बदबू आ रही है अभी जानवर की, तुम में अभी से नाली की बदबू आ रही है, तुम नहाए नहीं हो, तो वो थोड़ा सा हेल्थ एंड हाइजीन वाला कंसेप्ट भी होकर के, और थोड़ा सा पवित्रता और अपवित्रता वाला भाव लेकर के, वो अनटचेबिलिटी एक अलग टाइप की अनटचेबिलिटी है। एक अनटचेबिलिटी होती है कि तुम इतनी निचली जाति के, चाहे उसने भी जानवर का मांस खाया हो और उसके अंदर से भी बदबू आ रही हो, और अभी अभी उसने शराब पिया हो, और भगवान से कोई लेना देना नहीं, नहाने से भी कोई लेना देना नहीं, कपड़े भी साफ सुथरे नहीं, नाली में गिरा पड़ा था खुद ही शराब पी के, लेकिन जाति जो है उसने माना कि मैं बहुत ऊंचा हूं और मैं इतना ऊंचा हूं कि तुम मेरे नजदीक कैसे आ सकते हो। एक वो अनटचेबिलिटी अलग टाइप की। एक की जाति भी ओबीसी टाइप की है, मतलब वो कोई अपर कास्ट नहीं है, खुद खेती करता है, गंदा रहता है, बदबू भी आती है, ये सब है, लेकिन उसको लगता है कि तुम बहुत निचले हो। वो एक फिट अनटचेबिलिटी बिल्कुल अलग टाइप की। तो इंडियन सोसाइटी में जो आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी कई प्रकार की अनटचेबिलिटी है। तो अस्पृश्यता का कोई एक प्रकार नहीं है, एक पैमाना नहीं है। कहीं सिर्फ जातीय अहंकार है, कहीं एक सोशल स्टेटस का अहंकार है, ईगो है, कहीं जो है एक अलग पवित्रता की भावना का वो है भाव, और कहीं जो है वो आप देखोगे कि केवल वो देखना नहीं चाहता उसको, है ना, देखना नहीं चाहता। इसलिए केवल ब्राह्मण होने से बात नहीं चलती। कई महिलाएं ब्राह्मण हैं, महिलाएं तो ब्राह्मण होती है ना, जिन ब्राह्मणों की महिलाएं वो ब्राह्मण है, लेकिन उनके साथ भी छुआछूत हो जाती है कि तुम चूंकि महिला हो इसलिए तुम ये काम नहीं करोगी, या तुम वहां नहीं पहुंचोगी, या तुम इधर नहीं आ सकती, तुम वो नहीं आ सकती, तुम रसोई में नहीं आ सकते। तो केवल महिला होने के नाते ही उसके साथ छुआछूत हो जाए। तो अनटचेबिलिटी एक ही कम्युनिटी के अंदर भी है, एक ही कम्युनिटी के अलग अलग जेंडर में भी है, और अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस में भी है, और कास्ट की वजह से भी है। बात समझ में आई ना? तो आपको थोड़ा सा मतलब ये इस तरह से सोचना सीखना पड़ेगा कि ये सब कहाँ से आया। तो पूना पेक्ट वाली चीज आप पढ़िएगा तो ये थोड़ा सा आपको अंबेडकर का शिफ्ट जो है वो झुकाव जो है वो गांधी की तरफ मिलेगा। हालांकि गांधी के विरोधी भी थे वो, और गांधी के लिए उन्होंने कहा भी कि आप काफी बात करते हैं हिंसा की और अहिंसा की, लेकिन आपसे ज्यादा हिंसक कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो है हम लोगों को, मुझे अपने सारी जाति बिरादरी, मेरे जो पूरा कम्युनिटी है उसके सारे अधिकारों को गिरवी रखना पड़ा, मतलब उनके सारे अधिकारों को त्यागना पड़ा आपकी जिद के कारण। तो बोले इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है कि आप भूखे रह करके हमसे वो काम करवा रहे हो जो हम नहीं करना चाहते। हमको मजबूरन ये सिग्नेचर करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, हमको हिंदू बनना पड़ा, हम हिंदू रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप हिंदू बनाए रखना नहीं चाहते, मंदिरों में आने नहीं दे। जैसे मान लिया जाए कोई जो है खाना खाने के लिए निमंत्रण भी नहीं देता, खाना खाने के लिए बुला भी नहीं रहा है, और खाने गए तो फिर भगा भी दिया, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि आप जाओगे नहीं, खाना तो आपको यहीं खाना पड़ेगा। बड़ी अजीब चीज है, मतलब ऐसी कंडीशन में। और चूंकि फिर आप आमरण अनशन करने बैठ गए कि अगर तुम यहाँ चले गए तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा, तो फिर आपको वहां जाकर के खाना भी खाना पड़ रहा है। मतलब अम्बेडकर के लिए तो वो स्थिति हो गई थी ना कि ये लोग चाहते नहीं कि हम हिंदू बने रहें, और उसके बावजूद आप हमको हिंदू बनाए रखना चाहते हो। तो गांधी ने तो हिंदू बनाए रखने के लिए दलितों को अपनी जान की बाजी लगा देती, और 30वां दिन था शायद आमरण अनशन का, और काफी लोगों को लग रहा था पूना में, यरोडा जेल में, कि आज गांधी मर जाएंगे, और अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी थी गांधी के, लकड़ियां वगैरह बुला ली गई थी सब। और फिर अंबेडकर को किसी ने समझाया कि देखो बहुत बुरा हो जाएगा, तुमको जीवन भर लोग हत्यारा कहेंगे गांधी का, कि तुम इतनी जिद करते थे कि गांधी को अपने प्राण त्यागने पड़े, अब मान भी जाओ। तो फिर वो गए और उन्होंने कहा बापू आप बहुत जिद करते हो, आप मतलब बहुत जिद्दी हो, मतलब अब क्या है, ये क्या तरीका हुआ, मतलब अब हम अलग से अधिकार चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। हम हिंदू बने रहने से हमको नुकसान है ना, हमको जाने दो अलग, जैसे मुसलमान अलग जा रहे हैं हमको भी जाने दो, आप रहना, आप अपना हिंदू अपना मंदिर लेके, अब हम अपना करते हैं।
उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको राजनीतिक आरक्षण दिलवाऊंगा, मतलब उन्होंने एक शर्त रखी थी फिर कि फिर हम लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कि विधानसभा होगी या लोकसभा होगी या ऐसा कुछ भी जो चुनाव होंगे उसमें कुछ प्रतिशत जो है, नौकरियों की बात उस समय नहीं थी गांधी के साथ, नौकरियों का आरक्षण हमको संविधान से मिला है, ठीक है ना। SC/ST को आरक्षण जो मिला है किससे मिला है? संविधान से। और संविधान में भी नौकरियों का आरक्षण बहुत बाद में जो है संशोधनों के माध्यम से मिला है 15-16 में, और उसमें जब आप खंड 4-5 और वो देखते हो, बाकी आरक्षण जो मिला है वो राजनीतिक आरक्षण कह सकते हैं उसको, यानी कि जो विधान मंडलों में जो पहुंचेंगे लोग विधायक और सांसद के तौर पे, वो आरक्षण जो है वो गांधी के इस पूना पैक्ट से मिला है और वो समझौते की वजह से मिला है। उन्होंने कहा ठीक है, हम त्याग करते हैं, उस चीज को सेक्रीफाइस करते हैं और आप जो देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो जब संविधान बन रहा था तो गांधीयन इम्पैक्ट मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? गांधीयन प्रभाव था। अगर वो पूरा अलग होता तो बिल्कुल अलग बात होती। 47 में जिस तरह विभाजन हो रहा होता तो फिर उनको जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से 35% के करीब थे, तो 35% लोगों के हिसाब से उतना हिस्सा मिलता, वो जो मिलता और समझौता होता कि नहीं होता वो एक बात की बात है, क्योंकि वो तो समीकरण ही बदल गए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज है। तो ये है संविधान की पृष्ठभूमि जो आपको संविधान में दिखाई पड़ता है, और इसको आप पढ़िए। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ संवैधानिक विकास को पढ़ा जाता है। तो आज का होमवर्क लिखे, एक और होमवर्क मैंने पहले दिया है आपको, पर्याप्त होगा लेकिन फिर भी लिखे। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत का स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान सभा का गठन। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, भारत के संविधान का विकास, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। संवैधानिक विकास, संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है। हमारा पुराना YouTube का वीडियो अगर आप संवैधानिक विकास का देखोगे तो उसमें पूरा आपको बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी आप कवर कर जाओगे, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आप लिखिएगा लास्ट में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ। अंत में जब आप आओगे कैबिनेट मिशन पर तो वहां आएगा संविधान सभा का गठन या कॉन्स्टेंट असेंबली, है ना, कॉन्स्टेंट असेंबली। ठीक है, ये स्टेब्लिश हुई, ठीक, कॉन्स्टेंट असेंबली बनी और फिर इसने जो है पूरा संविधान बनाया। इसमें तरह तरह की कमिटीज थी। तो जब आप कोई नोट्स देखोगे या कोई बुक देखोगे तो उसमें कमिटीज की लिस्ट होगी, है ना। कॉन्स्टेंट असेंबली की कमिटीज, समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, संविधान सभा की समितियां। उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी भी है, झंडा समिति भी है, फ्लैग कमेटी भी है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कमेटी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से ले जाएंगे। मैं मेरी इच्छा थी कि आपको आज प्रीएम्बल से शुरू करता, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा था, क्योंकि यदि हम आदर्श नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाएंगे। वो सेंट्रल आइडिया जो मैंने पहली बार आपको बताया वो वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़िए और बिपिन चंद्रा खरीद लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ होगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। 2-3 तरह की आती है, उसमें बिपिन चंद्रा का यही नाम होना चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल वाला, ठीक है ना। क्योंकि वो एक जो आती है दूसरी आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के नाम से, वो NCERT की कॉपी है, वो अलग चीज है। तो ठीक है, हो गया टाइम आज का, तो आज यही बात यहीं तक रखते हैं।